जो भाई था अतीक का, मतलब जिस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती थी उसे उठा लेता था। सिविल लाइंस के 2 होटल थे जिसमें उनका एक स्वीट हमेशा बुक रहता था। जो लड़की उनको पसंद आ जाती थी वो लड़की उस होटल में होती थी। एक लड़की को लगातार टॉर्चर किया उस लड़के ने। शादी करनी नहीं है, सिर्फ सेक्स टॉय था उसके लिए वो। अतीक तो डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, मालूम आपको? वो कछार में जो उसका विधानसभा थी वहां पे पकड़ पकड़ के मुसलमान ला रहा था। अतीक के ने अपने गैंग उतार के वहां बच्चियों से बलात्कार करा दिया, मुस्लिम बच्चियों से। अतीक आके अखिलेश यादव पे हाथ रखने की कोशिश करके कुछ बताते हैं, अखिलेश यादव से धक्का दे देते हैं। समय बदल चुका है। मिट्टी में मिला दूंगा इस अपराधी को, मिट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। सर वहां से तय हो चुका था, वहां से तय हो चुका था। ठोकिया के पर्चे छपे थे जो पूरे चित्रकूट और बुंदेलखंड में लगे थे। उसमें लिखा था, अगर वोट की बाल्टी नहीं लगी तो हैंडपंप पानी नहीं खून उगलेगा। मुलायम सिंह वाज द मैन जो बेमई में धरने पर बैठे थे कि फूलन देवी को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। एंड मुलायम सिंह वाज द मैन जिन्होंने मुख्यमंत्री होकर एक आदेश जारी किया कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते, और उन्होंने मिर्जापुर भदोही से फूलन देवी को टिकट दे दिया। योगी जी की लोकप्रियता से खुद बीजेपी के बड़े नेताओं में बेचैनी है, इसमें सत्य था। जब योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्म से, अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अपने आप को वहां पहुंचा दिया है तो दिक्कत किसको हो सकती है? उस आदमी को जो मोदी के बाद अगला पसंद हो सकता है। हर चीज का कीड़ा होता है, पत्रकारिता का कीड़ा है, गाने का कीड़ा है, क्रिकेट का कीड़ा है, अपराध का भी एक कीड़ा होता है। और अपराध का कीड़ा एक ऐसा होता है जो किसी बेगौन स्प्रे से नहीं मरता। दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ये शब्द मुझे लगता है कि कई बार बहुत नाजायज इस्तेमाल भी होता है, लेकिन आज लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो सही मायनों में इस शब्द पर खरे उतरते हैं। जी हाँ, ये 30 सालों तक टीवी में रहे, संपादक के पद पर पहुंचे, आज किताबें लिख रहे हैं, वेब सीरीज का लेखन कर रहे हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। और अतीक पर, जी हाँ, अतीक पर इन्होंने एक नॉवल लिखा, उससे जुड़े इन्होंने कई पॉडकास्ट भी किए। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि इनकी बातों ने और इनके विश्लेषण ने एक तरह से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मनोज राजेंद्र त्रिपाठी जी का। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। आपका भी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और एक बार फिर मेरे मन का जो बहाव है उसको बहने के लिए एक जगह दी। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, पहले तो मैं इस कॉम्प्लीमेंट से आपकी इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा कि आपको मैंने जितना भी सुना पॉडकास्ट के जरिए, एक होता है बात रखना और एक होता है बात इस तरीके से रखना, इस तरन्नुम में रखना कि ऐसा लगे कि आदमी या तो लिखा हुआ पढ़ रहा है या वो जो बोल रहा है उसे एज इट इज लिखा जा सकता है। तो ये माँ सरस्वती की आप पर एक विशेष कृपा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, सारी कृपा ही माँ सरस्वती की है। और मुझे लगता है कि मेरी जो माँ थी वही माँ सरस्वती थी, जिनकी कोख में मैं 9 महीने रहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वही माँ सरस्वती थी। अगर मैं उन्हीं को पहचान लिया, उनको ही पहचान गया और उन्हीं को दुर्गा भी मान लिया, लक्ष्मी भी मान लिया और सरस्वती मान लिया, तो माँ से बेहतर कोई भगवान नहीं है। और मुझे लगता है मुझे जो कुछ भी मिला वो सब वैसे ही मिला। आपने कहा बहुमुखी प्रतिभा की बात है, मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे नाम में भी बहुमुख है। मेरा नाम है मनोज, एक्चुअली मेरी कागज़ों में मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है। फिर जब लिखने लगा तो मेरे घर का नाम राजन है तो मनोज राजन त्रिपाठी हो गया। कभी कभी क्या हुआ, मैंने ये पाया कि मेरे एयर टिकट हों या किसी और कागज़ में कहीं जा रहा हो या मुझे कुछ और सरकारी गैर सरकारी काम करना हो, पता नहीं उसमें मनोज रंजन त्रिपाठी क्यों आता है, वाई इट साउंड्स। तो एक काम हो गया मेरा मनोज राजन त्रिपाठी, एक मनोज त्रिपाठी, मनोज राजन त्रिपाठी, एक हो गया मनोज रंजन त्रिपाठी। जैसे मनोज रंजन त्रिपाठी आता है तो मैं तुरंत बिहार में शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ इस तरीके के नाम होते हैं। लेकिन एक बड़ा गजब है, चाहे अखिलेश यादव हो, डीजीपी थे ब्रजलाल उत्तर प्रदेश के, इन्होंने मुझे एक नया नाम दिया हुआ है, ये मुझे मनोरंजन त्रिपाठी कहते हैं। तो वो नाम में ही इतने कोण खुले हुए हैं कि उसका भी एक अलग ही मजा है। और मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरा सही नाम ले दो। और शायद यही वजह है कि वो माँ ने जो भी दिया होगा वो अलग अलग कोण में खुलता है। और मुझे लगता है कि जिंदगी 360 है और इस 360 में जो नाम मिले, जो काम मिले, आपको करते जाना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब आप खुद बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं है, आपका नाम भी बहुआयामी है। बहुआयामी है। बहुत सारे आयाम है इसके।
तो मनोज जी, जिस सवाल से मैं शुरुआत करूंगा कि जब आपने टीवी में इतने सालों तक नौकरी की और तमाम दुनिया को देखा समझा, और आपके अंदर एक लेखक भी है, आपने लिखना भी तय किया, तो जब आपने ये अतीक पर किताब लिखी और ख़ास तौर पर उसके अंतिम दिनों पर किताब लिखी, जब वो साबरमती जेल से यूपी शिफ्ट होता है और फिर उसका जब वहाँ पर मर्डर हो जाता है, आपने इसी विषय को क्यों चुना? क्योंकि आपके पास लिखने के लिए पूरी दुनिया थी। क्या फैसिनेट किया इस आखिरी दिनों में अतीक के, जो आपको लगा कि नहीं, ये कहानी भली एक काल्पनिक किरदारों के तौर पर ही आए लेकिन जनता के सामने आनी चाहिए? मेरे पब्लिशर्स ने मेरा एक सब्जेक्ट ओके किया हुआ था और वो सब्जेक्ट कश्मीर पे था। रिसर्च हो चुकी थी, काम कर रहा था और करीबन 100 पेज लिख चुका था। फिर अचानक मेरे संग एक बात आई कि मैं एक टोल से निकल रहा था, तो टोल में एक ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक में भगवान शंकर का एक गाना चल रहा था, एक भजन चल रहा था। तो अचानक मुझे याद आया कि यार मेरी बनारस वाली कहानी तो अभी रही गई है। तो अब शंकर जी आ गए एकदम से, और ये आपको जिंदगी में मिलता है, बस कैसे कैच करना है ये एक अलग बात। मैंने आके अगले दिन पब्लिशर से बात की, मैंने कहा बनारस वाली स्टोरी पहले लिखते हैं। उसकी कुछ मुझे टाइमलाइन, टुडे एलिमेंट समझ में आ रहे थे। मुझे लगा कि चुनाव आने वाले हैं, पहले इसको कर दिया जाए, बनारस अलग इम्पैक्ट देता है चीज़ों में। वो कर रहा था, अचानक एक दिन बैठा हुआ था, सट से टीवी पे लाइव देख लिया कि अतीक मार दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है नीरज जी, अगर आप गौर करें, आप भी इतने दिनों तक टीवी रह चुके हैं, जैसे आरुषि मर्डर केस में उसके फादर को अदालत में पेश किया जा रहा था, एक लड़का आता है, मीडिया की भीड़ थी और चाकू मार देता है चेहरे पे, अगर आपको याद। बिल्कुल। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंक दी गई, मीडिया की भीड़ थी, फेंक दी गई। आप टीवी के आदमी, आप समझ सकते हैं कि वो कैमरामैन या तो ओबी तक आएगा या स्टूडियो आएगा, इंजेस्ट कराएगा और फिर वो लाइव होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की स्याही हो या आरुषि के पिता जो थे मिस्टर तलवार, उनको चाकू मारने वाली बात हो। ये लाइव था, डेफर्ड नहीं था। डेफर्ड नहीं था। मैंने कहा लाइव मर्डर रात में इतने बजे, कैसे किसी चैनल को ये बात मालूम है कि इस समय लाइव होना चाहिए? कैसे किसी सिस्टम को ये बात मालूम हो कि ये लाइव होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास 100 फोन आते हैं। योगी जी भाषण दे रहे हैं, लाइव काट लीजिए। मायावती की रैली चल रही है, लाइव काट लीजिए। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, लाइव काट लीजिए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से फोन आते हैं, सीएम ऑफिसर से फोन आते हैं कि ये करिए। कुछ तो था इतनी रात में। खैर, तो मैंने वो लाइव देखा, और लाइव देखने में मुझे दो चीजें नजर आ रही। पहला, वो लाइव है, नंबर 1, डेफर्ड नहीं है। दूसरा, वो जो पिस्टल का घोड़ा दबा रहे हैं, तो उस पिस्टल से एक बार घोड़ा दबाने पे एक गोली नहीं चल रही है, कई गोली चल रही है, ऑटोमेटिक पिस्टल है। तीसरी बात, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। चौथी बात, पुलिस खड़ी है लेकिन होल्स्टर पर हाथ किसी का नहीं जा रहा है, सब लोग उनको पीछे से पकड़ रहे हैं और वो अपने आप सरेंडर कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को, और खासकर अगर वो पत्रकार है और वो समझदार पत्रकार है, तो ये चीजें समझ में आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, चूंकि मैं लिखना और रिसर्च करना, मुझे ये नहीं मालूम होता है कि मान लीजिए मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूं और आपके बारे में अचानक मुझे समझ में आया कि एक बार आप बनारस गए थे, तो ये मेरा अपना एक सिस्टम है दिमाग का कि मैं आपके बारे में पढ़ना छोड़ दूंगा। फिर एकदम से मैं, आप जो बनारस गए थे तो क्यों गए थे और क्या किया आपने, मैं इस पर देखना शुरू करता हूं। ये मेरी आदत है। तो जैसे ही मैंने अतीक का मर्डर देखा, अतीक और अशरफ दोनों का मर्डर देखा, मुझे तुरंत अफगानिस्तान याद आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान में लॉयन ऑफ पंजशीर थे, अहमद शाह। अहमद शाह पंजशीर पर तालिबान का कब्जा होने नहीं दे रहे थे, और जब वो कब्जा नहीं होने दे रहे थे तो अचानक एक विदेशी चैनल ने उनका इंटरव्यू प्लान किया। उसका क्रू आया, कैमरामैन था, रिपोर्टर था, सब आए, इंटरव्यू चल रहा था, और ड्यूरिंग इंटरव्यू अचानक तीनों ने अपने अपने बटन दबाए और सब ब्लास्ट हो गए। यानी दे और वर सुसाइड बॉम्बर्स, तालिबान के स्पॉन्सर्ड सुसाइड बॉम्बर थे वो। तो पत्रकार थे, अहमद शाह को मारना था उनको। आइए फिट करते हैं स्टोरी अतीक पे। पत्रकार थे,
तीनों पत्रकार के उसमें आए थे। कैमरा था, बैग था, ट्राइपॉड था, सब कुछ था, माइक था, बूम माइक भी था, माइक भी लगाया जा रहा था। उन्होंने उस दिन नहीं लगाया, जबकि उसी दिन 2 बार मर्डर की प्लानिंग हुई है। 2 बार उसी दिन हुई। वो अरे 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर 2 बार प्लानिंग हुई है। ये सारी चीजों ने मुझे पागल कर दिया। मैंने रात में 3 बजे अपने पब्लिशर को मैसेज किया कि आई वांट टू चेंज माय स्टोरी अगेन। उन्होंने अगले दिन खैर फोन हुआ उनसे, मैंने कहा अतीक पे करना है। तो उन्होंने पूछा ठीक है, अतीक मार दिया गया, क्या अतीक? तो मैंने कहा नहीं, अतीक पे नहीं लिखना, अतीक पे नहीं लिखना, ये मर्डर कैसा है इस पर लिखना है। एंड आई नीड 30 to 45 डेज फॉर रिसर्च। मैं कई जगह जाना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ। वहां से ये आइडिया आया, क्योंकि मैंने लाइव मर्डर नहीं देखा कभी, मैंने कभी वो नहीं देखा कि वैसे तो एनकाउंटर अपनी आंखों के सामने देखा है, एनकाउंटर आंखों के सामने देखा है। स्टोरी अफगानिस्तान से मैच कर रही थी, स्टाइल ऑफ मर्डर अफगानिस्तान से मैच कर रहा था, ऑटोमेटिक वेपन था, नॉर्मल सरेंडर था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ये सब मुझे शक पैदा करा रहे हैं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये तरीका था उस कहानी का। हाँ, तो फिर जो आपने रिसर्च की, आपने कहा कि मुझे 30-40 दिन चाहिए, तो उस रिसर्च की कड़ियाँ कैसे आपस में जुड़ी और आखिर में कड़ी कहाँ तक पहुँची? देखिए, सबसे पहला ये था ये लड़के कौन है, क्योंकि माफ़ कीजिए आप जवाब इससे पहले दें, क्योंकि अभी तक जो आपने पहला जवाब दिया वो ये स्थापित करता है कि कहीं ना सब कुछ स्टेट्स था, प्लान्ड था। उस प्लान में कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी भी शामिल थी। आप कह रहे हैं कि पुलिस उस तरह से कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो बड़े आराम से गोली चला रहे हैं और बड़े नज़दीक से चला रहे हैं। फिर फ़ोन भी आता है चैनल्स के बाद कि लाइव लेना है, जबकि रात को अगर 12 या 12:30 बजे अगर वो निकले हैं, यही वक्त रहा होगा, तो अगर वो आधे घंटे बाद भी चला जाता तो रात को 12 बजे जाकर लोग चेक तो नहीं कर रहे हैं कि वो अभी 12 बजे क्यों गया, 12:30 क्यों नहीं गया। तो मतलब लाइव अगर जाए ये चीज़, ये भी किसी का इंटेंशन तो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी ना किसी प्लानिंग की तरफ की सिस्टम इसमें शामिल था। देखिए, अगर इस पूरी चीज को आप समझेंगे तो मैंने सबसे पहले रीच किया वेपन की तरफ। ये वेपन कहां से आया? तो जब वो वेपन सामने आया तो उसका नाम था जिगैना। अब ये जिगैना पिस्टल जो है ये 9.5 लाख रुपए की होती है। इन 3 लड़कों की सारी खोजबीन मैं कर चुका था। कुल मिला के 54 चोर थे, लतीहर थे, फटेहाल थे। इतना नहीं था कि वो 9,000 रुपए का ताज होटल की 2 चाय या मतलब खैनी भी किसी से मांग के खा सकते हैं, ठीक है। उनके पास 9.5 लाख कहां से आएंगे? इसको रीच करते 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 मुझे पंजाब पहुंचना पड़ा। वहां समझ में आया, नहीं पहले मैं बुंदेलखंड गया, क्योंकि एक लड़के ने अपने 2 दोस्तों को बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में ट्रेनिंग दी थी, कैसे जिगाना चलानी है। अच्छा, बैडमिंटन देखते हैं आप? कभी बैडमिंटन खेला है आपने? तो बैडमिंटन में जब आप देखेंगे तो पीछे एक कदम जाना है, आगे एक कदम बढ़ के ऐसे करना है। तो ये जिगाना चलाने का उनको स्टाइल सिखाया गया, स्टेपिंग सिखाई गई। क्यों सिखाई गई? कि मान लीजिए मैं आपको गोली मार रहा हूं तो आप मुझे कहीं ना लपक लें। वो स्टेपिंग सीखनी पड़ी उनको, और ऑटोमेटिक थी तो ब्लास्ट होता है, अच्छा बर्स्ट अच्छा होता है। जैसे AK-47, AK-57 है, इनका फायदा क्या है दुश्मनों के लिए? इनका फायदा क्या है? जब ये कॉक मारी जाती है, घोड़ा दबाया जाता है, तो ये चलता है उसका। जिगैना जैसी पिस्टल ऑटोमेटिक खट 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 चलती जाती। तो वहां पहुंचा, पता लगा इस लड़के की ट्रेनिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बंदों ने कराई थी। वेपन कहां से मिले? ये जिगैना, फिर एक बार बता देता हूं, ये जिगैना टर्की में बनती है। बिल्कुल। टर्की से ये अजरबैजान आई है, अजरबैजान से ईरान आई है, ईरान से पाकिस्तान पहुंची है, और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग करके पंजाब के गुरदासपुर गांव में गिराई गई। इरफान खुरजेवाला बुलंदशहर का रहने वाला है, देश का सबसे बड़ा वेपन स्मगलर है, वो इसकी चेन है, वहां से आया। इसके बाद यह सुपारी पहुंचती है रोहिणी कोर्ट। रोहिणी कोर्ट में मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूं, एक टिल्लू तेजपुरिया हुआ करता था, जिसका मर्डर तिहाड़ जेल में किया गया। बिल्कुल। अरे देखिए, गोगी, जितेंद्र गोगी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। क्यों? क्योंकि जो मिड्ढा गैंग था, उस गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के उसके गोल्डी बरार के
बंदे को मारा था। ये बदले की कहानी हुई। अब इसी में आके प्रिंस तेवतिया का मर्डर हो गया, ये भी लॉरेंस बिश्नोई का आदमी था। तो जितेंद्र गोगी तिहाड़ में बंद था और टिल्लू तेजपुरिया भी तिहाड़ जेल में बंद था। टिल्लू तेजपुरिया को मरवाना था क्योंकि वो उस गैंग का था, अपोजिट गैंग का, अपोजिट लॉरेंस बिश्नोई। इसके लिए इस लड़के को लगाया गया गैंग के साथ, लेकिन उस तारीख पर वो नहीं आया। और जिस तारीख पर ये आया जितेंद्र गोगी, आपको याद होगा रोहिणी कोर्ट में वकीलों के भेष में शूटर्स आए और जितेंद्र गोगी को मार गए। तो जितेंद्र गोगी वॉज द मैन जिसने इनको पैसा, सुपारी और जिगैना सप्लाई किया था। अब जितेंद्र गोगी का मर जाना जानते हैं क्या है? पूरी चेन ब्रेक हो गई कि जितेंद्र गोगी को ये कहां से मिले थे। गेटिंग माई पॉइंट? सही बात है। ये जितेंद्र गोगी को कहां से मिला था, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, बाकी पॉलिटिकली आपको बता दूं, तो मतलब वो भी सबूत मिटाने की कार्रवाई थी? नहीं, वो सबूत मिटाने की कार्रवाई नहीं थी, वो एक्सीडेंटल कार्रवाई थी। उसमें चेन ब्रेक हो गई। सुपारी तो ये यूपी से चली है, यूपी से पहुंची है पश्चिम, सुनील राठी और राठी भाटी गैंग जो है पूरा, इस गैंग में से एक के साथ ये प्राइम लड़का जो था, ये कभी किसी दूसरी जेल में रहता था, पांव दबाता था, चेलाही करता था। चेलाही समझते हैं आप? हाँ। मक्खनबाजी, हाँ। पैर दबा देना, कपड़े धो देना, ये सब था। बट उसके मन में एक इरादा था, आपको कोई एक लड़का मिल जाए और आपको एक शानदार स्टोरी बताए, फिर आप उससे पूछे कि अच्छा तुम ये बताओ, दिल्ली में जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ था इसकी खबर कैसे लिखोगे? वो 5 मिनट में सर आपको लिख के दे दे। आपके नजर में आ जाएगा कि ये बंदा पत्रकार बन सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो जब हमारे समझ में आ सकता है कि ये पत्रकार बन सकता है, तो किसी सुपर क्रिमिनल के नजर में तो तुरंत आता है कि यार ये आदमी बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, पोटास तो है इसके अंदर, इसको एक चांस चाहिए। तो उसके पोटास का इस्तेमाल किया। और होता क्या है कि जब एक अपराधी जो बन रहा होता है ना, उसके अंदर कीड़े होते हैं, हर चीज का कीड़ा होता है, पत्रकारिता का कीड़ा है, गाने का कीड़ा है, क्रिकेट का कीड़ा है, अपराध का भी एक कीड़ा होता है। और अपराध का कीड़ा एक ऐसा होता है जो किसी बेगॉन स्प्रे से नहीं मरता, चाहे वो रेड बेगॉन स्प्रे हो, चाहे वो ब्लैक बेगॉन स्प्रे हो, बात है, उससे उससे नहीं मरता। और यही इसी कीड़े को पहचान कर उसको आगे बुलाया गया, आगे भेजा गया, जिसने आके अतीक को मारा। एक लाइन और कहूंगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि जो ये लड़के मारने वाले, इनका पहला बयान क्या है? मैं बड़ा क्रिमिनल, मैं बड़ा डॉन बनना चाहता था, इसलिए मैंने मार दिया। तो डॉन कैसे बनोगे? बड़े बदमाश को मार दो, बड़े डॉन को मार दो, सुपर डॉन बन जाओ। सही बात। तो उसने अतीक को मारा, ये उसकी थ्योरी है। अतीक भी तो ऐसे ही था। हाँ। चांद बाबा का चेला था, बाबा, उसी को मारा उसने चांद बाबा को मारा। उस समय रंगबाज थे। हाँ। तब डॉन नहीं होता था कोई। उस समय उसने इलाहाबाद के सबसे बड़े रंगबाज को मारा और खुद सबसे बड़ा डॉन बन गया। तो ये कहानी डॉन बनने से शुरू होती है और किसी दूसरे के डॉन बनने पे खत्म होती है। तो चलिए, पुलिस का जो तरीका था, पुलिस जिस तरीके से पूरी लेथार्जिक थी, उनको बाकायदा उन्होंने स्पेस दे रखा था, चला लो बाद में सरेंडर हो जाएगा, होल्स्टर में नहीं गया, हो गया। जिस तरीके से वो तीनों लड़के जेल में हैं, उसके बाद सब कुछ थमासा हुआ है ना, वो बात। ये चलिए तो अभी की बात है, उस समय की बात यही है। उससे तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, कुछ ना कुछ अंदर अंदर विद इन सिस्टम। लेकिन मनोज जी, ये बताइए कि अगर विद इन सिस्टम ये तय हुआ कि चलो हम मानने की सीधे तौर पर ना भी कहें, आप इशारों में तो ये कहने की स्टेट मशीनरी उसमें शामिल थी, लेकिन मेरा एक कहना है कि सरकार आपकी है और एक तरह से उस पर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, सारे सबूत भी जुटाए जा सकते हैं। आज वो वक्त भी नहीं कि गवाह डर के मारे मुकर जाए, जैसे कि उमेश पाल मुकर गया था, है ना। तो उसके बावजूद ये क्यों लगा कि नहीं, हमें एक बड़ा मैसेज देना है, इसकी सरेआम हत्या करवानी है, इस तरह से इसकी किलिंग करवानी है और फिर बाद में जो लड़के उनसे एक नारा भी बुलवाना है। आपको लग रहा है कि इसमें एक मैसेजिंग जो दी गई उसकी ज़रूरत क्या थी? थ्रू प्रॉपर जो कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से अगर इसको सज़ा मिलती तो क्या ज़्यादा सही मैसेज नहीं था? देखिए, मुझे तो हमेशा लगता है कि इंस्टेंट जस्टिस कोई इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है।
हैदराबाद में 4 लड़कों ने एक डॉक्टर का रेप किया। कुछ दिनों बाद वही चारों लड़के उसी जगह मारे गए जहां पे रेप करके उस डॉक्टर को जलाया गया था। पूरी दुनिया में, पूरे देश में खुशी हो गई। बहुत सही, बहुत सही। अगर ये बहुत सही है और अतीक के ऊपर 200 के आसपास मुकदमे, जिसमें 70-80 मुकदमे सिर्फ हत्याओं के हैं। अतीक ने बिल्कुल, अतीम कसाई था, उस पर भी आएंगे। कसाई था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसकी हत्या हो रही है और हत्यारों को फास्ट ट्रैक में लाके अब तक फांसी नहीं दी जा रही है, भले वो बदमाश हो, बात समझिएगा मेरी, क्योंकि फांसी की सजा तो कस्साब को भी दी गई तुरंत सुनवाई करके। तो जब कस्साब के लिए कस्साब पकड़ा गया था, इनकाउंटर कर दिया जाता, लेकिन कस्साब को पकड़ा गया, अदालत लाया गया, अदालत ला के उसको फांसी पहुंचाया गया। लगता है कि तुम हमारे देश के सिस्टम में जब आओगे तो सिस्टम का हर दिन तुम्हारा रोज एनकाउंटर करेगा, सिस्टम हर रोज तुम्हें फांसी देगा, और जिस दिन फाइनली तुम फांसी पा रहे होगे उस दिन एक्चुअली हम तुम्हारे पाप का जश्न मना रहे होंगे। अतीक को वैसे मारा जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन मनोज जी, इसमें एक जो चीज मुझे लगती है ना, जैसे लोग कहते हैं कि पोएटिक जस्टिस भी है, कि एक टाइम अतीक का खौफ इतना था कि 11 जजों ने सुनवाई नहीं की है ना, क्योंकि उनको डर था। यही अतीक था जिसने 12वें ने की, फिर उसने जमानत दे दी। हाँ, जमानत दे दी बिल्कुल। और यही अतीक था जिसने मदरसे में लड़कियों के साथ भी, बच्चियों के साथ रेप करवाया। क्यों? क्योंकि वो मदरसा खाली नहीं कर रहे थे। फिर लोगों ने कहा कि जो शख्स खुद सारी जिंदगी कानून को मैनिपुलेट करता रहा अपनी धौंस से, अपनी दबक से, अगर उसको किसी तरह से अगर मारा भी जा रहा है तो फिर आपकी हमदर्दी एक आतंकी अपराधी को लेकर क्यों है? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, तो फूलन देवी कैसे बनी थी सांसद? अतीक अहमद नहीं। और दूसरा इसमें जो सेकंड पॉइंट मैं ऐड करूं, जो एक चिंता दूसरे सिस्टम की भी रहती है, भले वो शिव प्रकाश शुक्ला का मामला हो, जब उन्होंने कल्याण सिंह को लेकर फिरौती ली 6 करोड़ और बाद में उनका भी एनकाउंटर हुआ। अतीक के केस में एक बात ये भी कही जाती है कि जब उसके बेटे की हत्या की गई तब उसने इस तरह से कुछ बात की जो कि इंटरसेप्ट भी हुई कि इनकी सरकार हमेशा तो नहीं रहेगी, हम बाहर आएंगे और हम बदला लेंगे। जो अपराधी इतना बड़ा हो, जिसके पास 20-25 साल की अपनी आपराधिक एक लेगेसी हो, उसको लेकर चिंता ये भी तो रहती है यार, इस आदमी को काबू नहीं कर सकते और ये अंदर रहकर भी चीजें मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो हम इंतजार क्यों करें कि कुछ और नुकसान करे, तो इसका इस तरह से इसको ठिकाने लगाया जाए। देखिए, आपने श्री प्रकाश शुक्ला का जो नाम लिया है, हाँ। तो श्री प्रकाश शुक्ला एक अपराधी था, ठीक है, बिल्कुल, बेसिकली हरिशंकर तिवारी का चेला था, ठीक है। बात शुरू होती है रेलवे के ठेकों से, उसमें शाही का मर्डर होता है दिन दहाड़े, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, एक मैसेजिंग आई कि मुख्यमंत्री की हत्या करेगा श्री प्रकाश शुक्ला, ठीक है। एसटीएफ बनाई गई, एसटीएफ का गठन ही वहीं पे हुआ, बिल्कुल, ठीक। टीम बनी और टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। अगर ये एसटीएफ नहीं बनती, अगर 2-4 साल और गुजर गए होते तो श्री प्रकाश शुक्ला क्या हो गया होता? वो भी नेता बन गया होता। बस यहीं से शुरू करिएगा। अतीक अहमद जिस दिन तक अपराधी था, आपने कहा ना अपराधी की लेगेसी, अपराध की लेगेसी, उसकी तो पॉलिटिकल लेगेसी हो चुकी थी साहब। हाँ। कौन है? मायावती ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया मेयर का। अतीक अहमद को अपना दल से लेके मुलायम सिंह तक ने टिकट दे दिया। ये वही अतीक अहमद है जिसके 1 वोट से परमाणु संधि के दौरान केंद्र की गिरती हुई मनमोहन सरकार को 1 वोट देके बचाया गया। कौन था? और क्या ब्रजेश सिंह भाजपा में नहीं है? नहीं है क्या? बिल्कुल। क्या भाजपा ने कभी किसी पे हाथ नहीं रखा है क्या? रखा है। तो अपराधी को तो वहीं रोकना था ना जहां श्री प्रकाश को रोका गया था। तो अगर किसी अतीक को वहां रोक दिया गया होता, किसी मुख्तार को वहां रोक दिया होगा, किसी रिजवान जहीर को रोक दिया गया होता, किसी मुन्ना बजरंगी को रोक दिया गया होता, किसी संजीव महेश्वरी को रोक दिया गया होता, किसी फूलन देवी को रोक दिया गया होता, किसी ददुआ के भाई और बेटे को रोक दिया गया होता, तो कभी पॉलिटिक्स का अपराधीकरण होता क्या? ये राजनीति और अपराध जब आपस में शादी करते हैं ना साहब, तो जो बच्चा पैदा होता है, उससे जो संतान पैदा होती है, वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स होता है। हाँ, लेकिन मनोज जी, इसमें जो एक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन अरे दूसरी बात डिसएग्रीमेंट करिए हाँ, कि आपने कहा कि रोक दिया होता। अब रोकने की जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली पुलिस पर है, स्टेट पर है, लेकिन अगर राजनीतिक दबाव है तो पुलिस भी क्या करेगी? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुख्तार अंसारी वाला है। जब उनके यहाँ से कार्रवाई मिली और शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई की तो बेचारों पर उल्टा उन पर कार्रवाई हो गई, है ना? तो अब आप मैसेज क्या दे रहे हैं
कि आप तो अपराधी का हौसला बुलंद कर रहे हैं ना। जब अतीक के कुत्ते से मुलायम सिंह वहां पर हाथ मिलाते हैं और अखबारों में फोटो छपती है, तो मैसेजिंग तो सभी को जाती है ना। तो फिर पुलिस की क्या हैसियत या क्या हिम्मत है? यहाँ पर विक्रम सिंह जी भी आए थे, फॉर्मर डीजीपी, उनके खिलाफ भी एक अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई। क्यों? क्योंकि उनके तेवर भी ऐसे थे, उन्होंने, वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने चैलेंज किया इन लोगों को। तो जब पुलिस महकमा ये देखता है कि यार अगर जब तक हमें राजनीतिज्ञों का जो आशीर्वाद नहीं मिलता या उनसे हरी झंडी नहीं मिलती, तो हमारी हैसियत क्या है कि हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर रोकेगा कौन? ऐसा है नीरज जी, जब विक्रम सिंह डीजीपी थे, विक्रम सिंह साहब मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। आए थे हमारे, हमने उनसे मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। लेकिन जब विक्रम सिंह साहब डीजीपी थे, तब त्रिभुवन सिंह ने टहलते हुए गाड़ी से उतरा और एसटीएफ में जाके अपना सरेंडर कर दिया था। ठीक है साहब। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कभी एम फैक्टर देखना पड़ता है, कभी टी सीरीज देखनी पड़ती है, कभी ब्राह्मण देखना पड़ता है, कभी कुर्मी देखना पड़ता है, सब कुछ चलता है। देखिए, अगर आप किसी सोनेलाल पटेल की बात करेंगे या किसी मुलायम सिंह की बात करेंगे या किसी भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे या बहुजन समाज पार्टी में मायावती की बात करेंगे, तो ये बात पर्सनलाइज हो जाती है। आप पॉलिटिक्स पर बात करिए। ये राजनीति ही तो मकड़ी है, जाला तो यही बुनती है। हाँ। इसमें आके जब खून चूसने वाला मच्छर या कोई अपराधी फंसता है, उसको सफेद चोला पहनाया जाता है, खद्दर पहनाया जाता है, बुर्राक एकदम, और वो विधायक होता है। साहब, ऐसा है कि जब एक अतीक कहीं का विधायक होता है ना, तो आसपास की 5 विधानसभाएं उसके दबदबे में होती हैं। और यही पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि हम किसी अतीक, किसी ब्रजेश, किसी मुख्तार, इन पर जब हाथ रखेंगे तो ये आसपास की भी सीटें हमको दिलाएंगे। ये से होती है, इसलिए पॉलिटिक्स। एक लाइन बता देता हूं, 84 के आसपास की बात है। बेहमई में 21 या 22 ठाकुरों को, उसमें धानुक भी था, मुसलमान भी था, एक जाति का और था, सब ठाकुर नहीं थे। फूलन देवी ने लाइन लगा के मार दिया। मुलायम सिंह वाज द मैन जो बेहमई में धरने पर बैठे थे कि फूलन देवी को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। एंड मुलायम सिंह वाज द मैन जिन्होंने मुख्यमंत्री होकर एक आदेश जारी किया कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते, और उन्होंने मिर्जापुर भदोही से फूलन देवी को टिकट दे दिया। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। आप समझ रहे मेरी बात? सही बात है। अब आइए दधुआ, 35 साल पुलिस के पास, एसटीएफ के पास उसका फोटो नहीं था, एक स्केच था। 35 साल उस आदमी ने आतंक फैला के रखा था बुंदेलखंड के पाठा इलाके में। सरकारी सड़क, पुलिया, पानी की योजना। पाठा का जंगल समझते हैं? पाठा तेंदू पत्ता होता है साहब। हाँ। तेंदू पत्ते से क्या होता है? बीड़ी बनती है। यानी बीड़ी का धंधा उस जंगल से चलता है, वो सरकारी ठेका होता है। लेकिन सड़क से लेके, नाली से लेके, हैंडपंप से लेके और तेंदू पत्ते तक, जब तक ददुआ का कमीशन सरकारी नहीं जाता था तब तक सरकार भी वहां काम नहीं करती थी। लेकिन ददुआ के इस आतंक को किनारे करके ददुआ के बेटे को विधायक बनाया गया, ददुआ के भाई को संसद तक पहुंचाया गया। कौन पहुंचा रहा है? अब आप कहेंगे मुलायम सिंह पहुंचा रहा, तो भाई एग्जाम्पल है मुलायम सिंह का। हाँ। सबने पहुंचाया। क्या रिजवान जहीर को कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया है? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समर्थन से नहीं चला रही थी सरकार? क्या मायावती ने मुख्तार अंसारी पे हाथ रखा तो क्या मायावती का समर्थन कांग्रेस ने नहीं लिया था क्या? बिल्कुल। क्या सोनेलाल पटेल ने अतीक अहमद को चुनाव लड़वाया, विधायक बनाया? क्या वो अध्यक्ष भी बने थे अपना दल के एक बार। क्या सोनेलाल पटेल, हाँ, यानी अनुप्रिया पटेल आज की उनकी बेटी, हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है? सही बात है सर। हैंड इन ग्लव्स समझते हैं आप? सही बात है। सब हैंड इन ग्लव्स है। अपराधी ऐसे उभरता है। एक नाम अतीक का है। मेरे सामने स्टोरी जो मैंने आपको आइडिया बताया इसलिए थी, और उसमें एक स्टार मटेरियल था, अतीक अहमद था। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, दोनों भाइयों की हथकड़ी लगी थी। ये भी मेरे सोचने का पॉइंट था कि हथकड़ी क्यों लगा दी दोनों को एक साथ। होता क्या है, मैं आपको बड़ी एक चीज बताता हूं। जैसे किसी पे खतरा हो ना, तो सुरक्षा ये कहती है कि जब आप किसी समारोह में जाए, जैसे शादी हो गई या किसी के यहाँ कोई ओपनिंग सेरेमनी है या कोई ऐसा फंक्शन जहां 100 से ज्यादा की भीड़ हो, 50 से ज्यादा की भीड़ हो,
आप गाड़ी, हम सब की आदत होती है, हम गाड़ी ऐसे लाते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी कर देते हैं और लौटते समय बैक करके चलते हैं। बिल्कुल। मॉरल और बेसिक आइडिया क्या है? जिनको खतरा होता है उनकी गाड़ी ऐसे लाई जाती है, बैक की जाती है, फिर यूं की जाती है, सीधे टेल की तरफ से, डिग्गी की तरफ से खड़ी की जाती है। हाँ। ताकि कोई खतरा है तो गाड़ी सीधे भाग जाए। हाँ। और उनकी सिक्योरिटी को यह मालूम होता है कि हम ऐसा रास्ता देखेंगे जिसके आगे कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई स्कूटर ना खड़ा हो, कोई गाड़ी ना खड़ी हो। सही बात है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारी ताकीदें की जाती हैं। अगर अतीक था और अतीक जेल से आया था, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था, अंडरटेकिंग थी, कोई कातिल कैसे मार गया उसको? उसके चारों तरफ सुरक्षा का किला होना चाहिए था। और वो भी वो न्यायिक हिरासत में था, तो पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा थी। पुलिस हिरासत में भी नहीं था। नहीं, वो न्यायिक हिरासत में था उस वक्त। हाँ। ठीक। हाँ। तो वो चलना, वो होना चाहिए थी सुरक्षा। उसकी सुरक्षा किसी की भी हो, एक आम आदमी की हो। हाँ। अपनी सुरक्षा ही से तो उमेश पाल डरा ना। सही बात है। तभी तो सरेंडर कर गया अतीक के सामने और उसी का चेला हो गया, जबकि राजू पाल का दोस्त था। तो ये सिस्टम इस तरीके से लोगों को बनाता है। और गमला और मिट्टी वो पॉलिटिक्स है, इसमें पौधे उगते रहते हैं, वो अपराधी है, वो अपराधी है। तो दोष अपराधी का है, क्योंकि अपराधी का पूरा वर्ग अलग होना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स का अपराधी के बिना और अपराधी का पॉलिटिक्स के बिना काम बिल्कुल चलता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मनोज, एक चीज जो हैरान करती है ना, ये तो हम समझते हैं कि 90-80 के दौर में जब अपराधियों को ये समझ आया, माफियाओं को समझ आया कि हम नेताओं के लिए काम करने के बजाय अगर खुद हम नेता क्यों ना बन जाए, विधायक बन जाए, तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से हमें संरक्षण भी मिलेगा। और हुआ भी। श्री प्रकाश शुक्ला ने गलती ये की कि उसने इस चीज को रियलाइज नहीं किया, वो सिर्फ अपराध करता रह गया। और अतीक खुद विधायक बन गए, मुख्तार खुद विधायक बन गए, तो तभी वो इतना टाइम सर्वाइव भी किए। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लगता है कि देखिए इस अपराधी की हमें ज़रूरत है, ये पैसा भी ला देगा, बाहुबल भी है, इसका 5-6 सीटों पर असर भी है, ज़रूरत समझना किसी की एक अलग बात है, लेकिन उसको इतना लेवरेज दे देना, जैसे कि अतीक को अपने वक्त में था कि उसने पुलिस वालों तक की हत्या कर दी। पुलिस वाले और खुद मुख्यमंत्री गुहार लगा रहे हैं, एक पुलिस वाला उसके कब्जे में था कि इसको छोड़ दो। नोएडा में अथॉरिटी के यहाँ पर सीईओ के घर पर तोड़फोड़ की क्योंकि उसको कुछ ज़मीन नहीं मिल रही थी, अतीक को, है ना। सोनिया गांधी की जमीन कब्जा, सोनिया गांधी के रिश्तेदार की जमीन उन्होंने कब्जा कर ली। सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने छोड़ी। ये तो मतलब इंतहा हो गई ना। मेरी जो हैरानी आज भी हुई है कि किसी की जरूरत समझना, किसको साथ रख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको कुछ फायदा दे देते हैं ये, और किसी आदमी को अराजक होने की छूट दे देना कि वो कहीं भी कत्ल कर रहा है। उसका जो भाई था अतीक का, कहते हैं कि वो मतलब जिस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती थी उसे उठा लेता था, और सिस्टम को ये बात पता होती थी। मतलब ये तो निकृष्टतम रूप हो गया ना लोकतंत्र का। इससे ज़्यादा लोकतंत्र क्या गिरेगा? ये बात बड़ी शर्मसार करती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ददुआ को अमिताभ यश, जो इस समय एसटीएफ के हेड है, उन्होंने मारा। हाँ। ददुआ का ऑपरेशन उन्होंने किया और बड़ा ब्रेवली हैंडल किया उन्होंने, और ददुआ 35 साल बाद मारा गया। मायावती की गवर्नमेंट थी। ददुआ का चेला था, उसका नाम समथिंग, वो डॉक्टर लिखता था अपने आगे, डॉक्टर फलाना पटेल करके, नाम भूल गया, पर उसका जो प्रचलित नाम था वो था ठोकिया। वो ददुआ समझदार था और कुर्मियों को एक साथ करके चलता। देखिए, वो जो उसके भाई या बेटे को संसद और विधानसभा तक भेजा गया है, हाँ हाँ, मुलायम सिंह द्वारा, उसकी वजह वो कुर्मी वोट है, वोट है। तो वो ऑपरेशन हुआ, अमिताभ यश ने बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेशन किया। उसका भाई था ठोकिया। जब ये टीम लौट रही थी ददुआ का ऑपरेशन करके, उसी वक्त ठोकिया ने घात लगा, एम्बुश करके पूरी टीम पर हमला कर दिया। तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 8-10 लोग उस पुलिस वाले उसमें मारे गए। ये ददुआ के मरने के 2-4 दिन के बाद की बात है। टीम लौट रही थी, जंगलों में थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठोकिया था सर, बैलेट था। उस ठोकिया की मां का नाम था पियरिया देवी। पियरिया देवी को किसने टिकट दिया चुनाव लड़ने का, मालूम है आपको? राष्ट्रीय लोक दल ने, अजीत सिंह ने। चुनाव चिन्ह था हैंडपंप, और ठोकिया के पर्चे छपे थे जो पूरे चित्रकूट और बुंदेलखंड में लगे थे। उसमें लिखा था कि अगर वोट की बाल्टी नहीं लगी तो हैंडपंप पानी नहीं, खून उबलेगा। पता ही। जीती नहीं एक अलग बात है, लेकिन फूलन तो जीत चुकी थी। सीमा परिहार को भी दे चुके थे टिकट,
मुलायम सिंह मिर्जापुर भदोही से, सीमा परिहार भी, वो सब पूरा डकैत गैंग है पूरा। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, हैरानी होती है, हाँ। इसमें हैरान होने की कोई बात ही नहीं है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में कोई जयंत मेहरोत्रा भी आते हैं जो टोपाज ब्लेड के मालिक हुआ करते थे। तो वो चूंकि टोपाज ब्लेड के मालिक थे, उनके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, उन्होंने कहीं से काशीराम जी को पकड़ा तो उनको पहुंचाया गया सदन तक। पैसा, पावर किस तरीके से आता है? तो पॉलिटिकल पावर हो या ब्यूरोक्रेटिक पावर हो या आपके पास अपराध की पावर हो। तो ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम आगे आने वाले समय में, जिसको जेन जी आप कहते हैं, अल्फा तक आते आते अपने आप धीमे धीमे डिरेल होना शुरू करेगा, क्योंकि ये नई जनरेशन है। बिल्कुल। एक बार फिर से अतीक पे लौटते हैं। अभी भी जो कुछ सवालों के जवाब लोग ढूंढ रहे हैं, एक तो उनकी वाइफ कहाँ पर है और दूसरा गुड्डू मुस्लिम का भी पता नहीं। ये दो लोग तब से गायब हैं जब 15 अप्रैल 2023 को उसकी हत्या हुई थी। जो सिस्टम इतना सक्रिय है, इतना सब कुछ, लाल किले में धमाका, वो हमने 5-7 दिनों में इतनी जानकारियां जुटा ली। शाइस्ता क्या इतनी ताकतवर थी, उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि वो गायब हो गई और 2.5 साल में उसका पता ही नहीं लगा। उमेश पाल की हत्या की मास्टरमाइंड है वो। हाँ। नामजद भी है, इसी नाम से नामजद है। तो कहां पर है वो? देखिए, लास्ट लोकेशन उसकी कौशाम्बी के पास थी। आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से विस्पर्स इन द कॉरिडोर बताता हूं। हाँ। और एक स्टेप पीछे जाता हूं। एक टीयूवी पलटी थी जिसमें विकास दुबे मारा गया था। बिल्कुल ठीक। एक जीप पलटी, विकास दुबे मार दिया गया। तभी हुआ था कि जब अतीक चल रहा था साबरमती में, तो टीवी वाले खबर चला रहे थे, क्या अतीक की वैन भी पलटेगी? हाँ। क्या? हाँ। मतलब मन था, मतलब आशंका नहीं थी, आकांक्षा थी। आकांक्षा थी कि पलट जाए। हाँ। तो मैं विकास दुबे का उदाहरण क्यों दे रहा हूं आपको? विकास दुबे के केस में एक लड़की थी, खुशी दुबे। विकास दुबे के गैंग का एक बंदा एनकाउंटर में मारा गया। उसमें से खुशी दुबे भी एक लड़की थी जिसकी शायद हफ्ते भर पहले शादी हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी। उस खुशी दुबे को जेल भेज दिया गया। और खुशी दुबे को जेल भेजना योगी सरकार की गले की फांस बन गई कि वो निर्दोष है, महिला है, कम उम्र की है, 2 दिन पहले शादी हुई थी। उसको लेके अंदर ब्यूरोक्रेटिक बातचीत हुई कि हम इसमें अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखेंगे ताकि इसको जमानत मिल जाए। महिला का एंगल काम करता है। ब्राह्मण वाला भी एंगल था। ब्राह्मण समझ विकास दुबे की हत्या के बाद एक वर्ग ये भी था जो कह रहा था नहीं सर, कर दिया। एक बात बताओ, वो विकास दुबे नहीं होता, वो वकील अहमद भी होता ना, अपराधी है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की, वो सतीश चंद्र मिश्रा जो थे, उन्होंने विकास दुबे को लेकर ब्राह्मण की राजनीति की थी। गलत बात। अपराधी था। 9 पुलिस वाले मार देगा एम्बुश लगा के, केवल इसलिए कि तुम्हारे घर में छापा पड़ने, तुम्हारे, वही तो बात है। श्री प्रकाश के संग जो हुआ वही विकास दुबे के साथ हुआ, वो ठीक हुआ। हाँ। नहीं तो एक अतीक पैदा होता, एक मुख्तार पैदा होता। श्री प्रकाश ने खुद 35 ब्राह्मणों की हत्या की थी। हाँ, वो अगर उसको ब्राह्मण वाले एंगल देखना सर, हमको और आपको भटकाने वाले लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात। अपराधी है। हाँ। मैं कह रहा हूं, आपको पूरे मुकदमे गिना दूंगा अगर, तो अतीक अहमद ने मदरसा कांड कराया है। बताइए। किसका था मदरसा? मंदिर थोड़े न था। हाँ। बच्चियां कौन थी? मुसलमान थी। बिल्कुल। न जाने कितने मुसलमानों को मारा है उसने। हाँ, उनकी चांद बाबा कौन था? हाँ, अपना गुरु मुसलमान था ना। तो इसको हिंदू मुस्लिम, मतलब ये मत सोचिए कि मुसलमान अपराधी होगा तो केवल हिंदू मारेगा, या केवल एक हिंदू आदमी है तो केवल मुसलमान मारेगा, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को नहीं मारेगा। ये सब बेकार की बात है। मैं खुशी दुबे में लौटता हूं। तो खुशी दुबे को लेके वो मसला हो गया, इसलिए शाइस्ता को पैसेज दिया गया। अब आता हूं विस्पर्स इन कॉरिडोर। ये बात आई तो कहा कि उसकी लोकेशन लेते रहो, जहां पे उसकी लोकेशन हो। एक शाम को एक सायरन हूटर लगी हुई, टां 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 करती हुई एक जीप गुजार देना, वो खुद अपनी लोकेशन बदल देगी। जब आपकी जेब में कट्टा होता है ना, तो किसी आदमी ने नेचुरली खाकी पैंट पहनी हो केवल, तो आदमी को लगता है पुलिस वाला, इसको मालूम है मेरे पास कट्टा है। सही बात। ये थ्योरी काम करती है और शाइस्ता ऐसे भाग रही है। एंड दे नो, बट वो महिला, लेकिन अभी वो भारत में ही है, 100% भारत में है। गुड्डू मुस्लिम उसके लिए तो कहा जा रहा है। उस पर आ रहा हूं, पहले इसको तो चलिए इसको निपटा दे। तो वो है। अब आते हैं गुड्डू मुस्लिम पे। आप मेरी किताब पढ़िएगा जो पिछले साल अक्टूबर में आई है,
पिछले साल। उसकी लास्ट लाइन ये है कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में है। ओके। कब आई? लास्ट ईयर अक्टूबर में। कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? बांग्लादेश में। अभी 6 महीने पहले बाकायदा खोज खबर छपी, सब अखबारों में छपी, पुलिस ने भी बताया कैसा कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में था। अब वो सऊदीया चला गया। सऊदी चला गया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने पिछले साल अक्टूबर में किताब 4 महीने पहले लिखी होगी, 4 महीने बाद छपी होगी, तब तक वो बांग्लादेश में था। छपी थी तब तक तो प्रेस में थी ना, जनता के हाथ में तो नहीं आई थी। लेकिन जब छपी तब तक वो बांग्लादेश में था, और अब पिछले 6 महीने तक वो बांग्लादेश में था। आप समझ सकते हैं मैंने कितना सोचा होगा, कितना रिसर्च किया होगा, कितने लोग। मेरे सोर्सेस पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, अपराधी, नेता, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे और आपके साथ रहते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, जो खाकी पहने हैं, जो बड़े ऑफिसर्स में उस खाकी को भी चलाते हैं, वो मेरे सोर्सेस हैं। तो शाइस्ता पर कुछ ना करने का कारण तो आपने बताया कि एक महिला है, बीच में शायद ये प्लानिंग भी थी कि बुलडोज किया जाए, फिर वो शायद प्लान पीछे कर दिया। आप पूछना चाहते हैं गुड्डू मुस्लिम क्यों? तो गुड्डू मुस्लिम को ये रियायत क्यों दी? और पहले तो ये बताइए कि क्या सच में अगर वो इतना घूम पा रहा है, इतना मोबाइल है, तो अपनी मर्जी से कर पा रहा है, या उस पर भी सायरन वाला ही मामला की बेटा नजर तो है तुम पर, देखेंगे कब पकड़ना? क्या कारण है बताइए? मसला फर्क है। फर्क है। हाँ। चैनल में तो काम किया ही आपने। हाँ। मैं भी रिपोर्टर रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप विक्रम सिंह हैं। विक्रम सिंह साहब ने मुझे एक खबर बताई कि देखो अंदर ये चल रहा है, हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो मैं खबर लिखता हूं, आके पूरी खबर लिख देता हूं, ये होने जा रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, फला होगा। इस बारे में जब डीजीपी विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सही बात है। होता क्या है, हर आदमी अपना सोर्स कभी रिवील नहीं करता, अपना मुखबिर कभी रिवील नहीं करता। उसके लिए वो जो कर सकता होगा वो करेगा। पुलिस मुखबिर पालती है। अगर मुखबिर ना पाले, उसका एक बजट है। ऐसा नहीं कि लिखित रॉ का एक बजट है, आईबी का एक बजट है, पुलिस का भी अपना एक बजट है। वो अपने मुखबिरों पर खर्च करती है। हाँ। वो अपने इन्फॉर्मर्स को पालती है। हाँ। अब आप इतनी बात से समझ गए होंगे गुड्डू मुस्लिम कौन था। बिल्कुल सही बात है। तो गुड्डू मुस्लिम ने सारी लोकेशंस बताई हैं। गुड्डू मुस्लिम वाज द मैन जिसने ये बताया कि भाई फला की लोकेशन ये है, ढिमाके की ये ऐसा किया गया, वो ऐसा किया गया। उसके पीछे की वजह है। अतीक के आखिरी शब्द भी शायद यही थे, या उसके भाई के, कि गुड्डू ही बोला था उसने और गोली चल गई थी। क्या वो भी ऐसा ही कुछ बोलने वाला था क्या? मेन बात ये है मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। हाँ, और यहाँ पे आके काम खत्म हो गया। हाँ। हुआ क्या, ये दोनों शातिर भाई अतीक और अशरफ, ये क्या कर रहे थे, ये उमेश पाल का पूरा मर्डर गुड्डू मुस्लिम पर ही थोपने जा रहे थे। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। मेरा बड़ा तकिया कलाम हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको इस्तेमाल ना करूं, लेकिन आ जाता है। तो उमेश पाल का सारा मसला, सारा मर्डर वो उन्हें पे थोपने जा रहे थे। बेटा बदकिस्मती से वहां पहुंच गया, ये बताने जा रहे थे। ओके। ये बात अब पुलिस खेलती है। ये बात खाकी ने गुड्डू मुस्लिम को लीक की कि बेटा तुम तो गए। वो बात उस मर्डर के दौरान उनके मुंह से भी निकली कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। हाँ। तो गुड्डू मुस्लिम लगातार सब इन्फॉर्म कर रहा था। और हमें जैसे कभी कोई घपला होता है, कोई घोटाला होता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है, उसमें कुछ वो बन जाते हैं ना सरकारी गवाह। सरकारी गवाह। हाँ। तो लिखत पढ़त में वो सरकारी गवाह नहीं है। हाँ। बट वो इन्फॉर्मर है। और अपने इन्फॉर्मर को सेव करना लॉजिकली, मॉरली, पॉलिटिकली ठीक है, बिल्कुल ठीक काम है। तो गुड्डू मुस्लिम को वो पैसेजेस हैं। जैसे आप बहुत सारी फिल्मों में देखते होंगे कि रॉ का एजेंट वहां गया, वो करके आ गया, यहाँ उसको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है। जानते सब है। तो यही एक तरीका है, गुड्डू मुस्लिम को एज एन इन्फॉर्मर पैसेज दे दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो और मनोज जी निकलती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब एसटीएफ का गठन हुआ था श्रीपाद शुक्ला के लिए और बाद में बड़ा उसका एनकाउंटर भी हुआ, तो ये वही दौर था जब अतीक भी सक्रिय था। अतीक ने राजूपाल की हत्या करवाई, मुख्तार ने भी कृष्णानंद रॉय की हत्या करवाई, ये लोग भी कर रहे थे। बस फर्क ये है कि तब तक के राजनीतिक चोला भी ओढ़ चुके थे।
तो क्या माना जाए कि एसटीएफ ने जो उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया, अपराधी तो तब भी सक्रिय थे, गैंगस्टर तो तब भी सक्रिय थे, इस तरह के लोग थे, क्या राजनीतिक तौर पर उसके हाथ बंधे थे कि उसके बाद उसने इस तरह की बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की और ये लोग अगले 10 सालों तक और इस तरह का आतंक फैलाते रहे? क्या फर्क आप देख रहे हैं? सिर्फ यही कि ये लोग, इनके पास एक राजनीतिक चोला था, वरदहस्त हासिल था? 492 साल तक अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा चला। ठीक है, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, कभी राजीव गांधी ताला खोल देते थे। बीजेपी सेंटर में आई, सेंट्रल में आती है और आकर रथ निकालती है, मुद्दा गरमाता है। एक पॉलिटिक्स का नया इरा शुरू। मैं चीजों को अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल सर। मुलायम सिंह कहते अच्छा गोली चलवा देंगे, गोली चल गई, कार सेवक मारे गए। कार सेवकों के मारने पे क्या हुआ? मुस्लिम वोट बैंक इधर आ गया। पहली बार मूंगफली के दाने से मूंगफली के दाने निकलना शुरू हुए, क्योंकि जब तक ये मूंगफली एक है तब तक ये हिंदू है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक होगा अगड़ा, एक होगा पिछड़ा, एक होगा दलित। तो बीजेपी ने उस बिखरे हुए दानों को फिर एक मूंगफली के कवर में रखा और राम मंदिर को एक मुद्दा बना दिया। इंसर्शन ऑफ द पार्टी है। आप समझ रहे मेरी बात? यहां से पार्टी इंटर मारी है। उसके बाद आज राम मंदिर आपके सामने बना खड़ा है। कश्मीर से धारा हट गई सर ना, हो गई ना? इतने दिनों का मुद्दा था, क्यों? पॉलिटिकल विल अब आई है अतीक पे। विल है तो श्री प्रकाश मारा गया, विल नहीं है तो अतीक को अतीक बनने दिया जाता है। तो कल्याण सिंह को क्रेडिट जाता है इस बात का? किस? बिल्कुल 200% जाता है। और वो भी मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, अगेन आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, कि 97 में जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ तब रिसोर्सेज भी नहीं थे। मैं पूरी स्टोरीज पढ़ रहा था। बिल्कुल कुछ ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था, मोबाइल बड़ा नया नया था, उस तरह से ट्रैकिंग डिवाइस भी नहीं थे। और पुलिस ने जो मगजमारी की है, मैं मतलब सलाम करता हूँ उन लोगों को जो उन्होंने किया। लेकिन 2002 तक या उसके बाद तक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी, बहुत ईजी था सब चीजें ट्रैक करना, सबूत जुटाना। और सबूत जुटाने की क्या जरूरत है जब अतीक खुद फोन करके कह रहा है कि गंद आ रही है, इसको मैंने मार दिया, इसको उठा के ले जाओ। सबूत तो खुद दे रहा है। बिल्कुल। तो मतलब अगेन वही बात है कि लेवरेज चूंकि उनको मिला हुआ है राजनीति, इसलिए वो कर रहे हैं सब। देखिए सर, ऐसा है, विधानसभा को सीन याद करिए जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी मिली भगत है। हाँ। और उमेश पाल नाम के एक वकील की हत्या हो गई है, दिन दहाड़े मार दिया गया। वहां पे योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि एक अपराधी को पोषित आप करेंगे, उसको फूलों की माला आप पहनाएंगे और हम पर आरोप लगाएंगे कि हम उसे बचा रहे हैं। मिट्टी में मिला दूंगा इस अपराधी को, मिट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। सर वहां से तय हो चुका था, वहां से तय हो चुका था कि ये आदमी, इसके लिए हत्या की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं किसी एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तय हो चुका था कि अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक ने किया क्या? अतीक ने किया ये, जेल में था, जेल में व्यापारी को मारा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी। हाँ। ठीक है, उसको लगा जिस तरीके से तमाम मुसलमान माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है, या यूं कहिए कि ज्यादा मुसलमानों पर ही कार्रवाई चल रही है। उसने अपनी जेल शिफ्ट की। जाता कहाँ है? गुजरात। साबरमती। वहां बैठता है, वहां से गैंग चला रहा है, चल नहीं रही है। उमेश पाल जो राजू पाल की हत्या का गवाह था, उसको उस पूरी जमीन की जो प्लॉटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से एलिना सिटी नाम है उसका, उसके प्लॉट के पैसे ले रहा था पर परिमली को नहीं दे रहा था। वो पैसा कई बार कहा, अतीक ने उससे फोन करके कहा कि पैसा दे दो शाइस्ता को। ये लोग एक शादी में मिले, शादी में मिलने के दौरान इन लोगों ने उमेश पाल को हड़काया, लेकिन उमेश पाल तब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था और उसने कहा कि अतीक की कब्र नहीं खोद दी तो उमेश पाल नाम नहीं। बात यहां से बिगड़ी। अब अतीक को जेल में यह समझ में आता है कि अब मेरी हैसियत ये हो गई है कि एक पान लगाने वाला भी निकलेगा और ऐसे मार के टीप निकल जाएगा मुझको।
अतीक ने कहा कि अब तो भाई साहब गब्बर इस बैक करना पड़ेगा, और उसको शय मिली। दिवाली देखी है आपने कभी? पटाखे छूटते हैं, सही बात है, पटाखे तड़ 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 छूटते रहते। एक समय आता है जब पटाखों की आवाज बंद हो जाती है। हाँ, हम आराम से खाना पीना खा के सोने चले जाते हैं, तब अचानक एक लड़ी छूटती है, पट 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 पट। अरे भाई साहब 20,000 की चटाई होती है, वो रुकती ही नहीं है, कम से कम 20-25 मिनट। वो दिवाली का विनर होता है, वो किंग ऑफ दिवाली होता है। अतीक ने यही तय किया, उमेश पाल को मारेंगे, दिन दहाड़े मारेंगे, और गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज देख लीजिएगा आप। वो झोले से बम निकाल रहा है और यूं ही फेंक रहा है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। टारगेट नहीं कर रहा। क्यों? ग्रेंजर क्रिएट करने के लिए। जब तक शटर नहीं बंद होंगे, लोग भागेंगे नहीं, अफरा तफरी नहीं मचेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा कौन आ गया है। सही बात। तो वो किलर्स नहीं आए थे, वो अतीक अहमद का गैंग नहीं आया था, उस धुएं के पीछे अतीक खड़ा हुआ था। मैसेजिंग थी। ओहो, बाहुबली देखी आपने? हाँ, जिसमें भल्लाल देव की मूर्ति तो टंग जाती है, लेकिन नारे जब लगते हैं बाहुबली बाहुबली, तो उसको लगता है मेरा इतना भीम का है, जो सोने की मूर्ति लगी उससे बड़ा है बाहुबली। वो ग्रेंजर क्रिएट करने के लिए अतीक ने यह काम कराया। उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि अब उसके खद्दर का कुर्ता उतर चुका है। अखिलेश यादव एक मंच पर उससे मिले, अतीक आके अखिलेश यादव पे हाथ रखने की कोशिश करके कुछ बताते हैं, अखिलेश यादव से धक्का दे देते हैं। समय बदल चुका है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे जरूर होंगे, लेगेसी जरूर मिली है उनको, लेकिन अलग मिजाज का नेता था वो। उसने अतीक को ऐसे करके किनारे किया दूर से। एक मैसेज होता है सर ये। सही बात है। और अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि मैं अलग किस्म का हूं, ये सब यहां पे नहीं चलेगा। उसको समझ में आ गया कि सर्वाइवल मुश्किल अब सर्वाइवल मुश्किल है। उस मुश्किलात को खत्म करने के लिए फिर एक बार अपना नाम बनाने के लिए उसने ये कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी। मनोज जी, अतीक का जो भाई था अशरफ, उसको लेकर भी बड़ी तरह की चर्चाएं, खासतौर पर जो उसका रंगबाज मिजाज था, लड़कियों को लेकर था, और जिसमें उसने हदें पार की। रंगबाज मत कहिए सर, अय्याश कहिए। अय्याश कहिए। हाँ, उसमें फिर भी थोड़ी सैनिटी है ना। हाँ, तो उस फिर भी थोड़ी शुद्धता है। एक किस्सा मैं ये भी सुन रहा था कि वो शायद किसी रेस्टोरेंट में बैठा, वो सामने एक लड़का लड़की बैठे थे और उसको लड़की पसंद आ गई, तो वेटर ने पूछा आप क्या लेंगे, तो उसने कहा आज तो इन्हीं को ही खाएंगे हम। तो इस हद तक, मतलब ये तो जो हम हिंदी फिल्मों में या वेब सीरीज में देखते हैं, सच में इस तरह की चीजें होती थी? और वो आदमी पता नहीं कितनी लड़कियों की उसने जिंदगी खराब की। उस बारे में क्या बताइए, क्या उसकी मतलब हिमाकत क्या थी उसकी? सिविल लाइंस के 2 होटल थे जिसमें उनका एक स्वीट हमेशा बुक रहता था। ओके। जो लड़की उनको पसंद आ जाती थी वो लड़की उस होटल में होती थी। उठा लेते थे, उठा लेंगे, मर्जी से आ जाएंगे, नाम सुन के आ जाएंगे, हर तरीके से। न जाने कितनी लड़कियां मार के फेंक दी गई साहब। घरों में एब्यूजिंग हो जाती है, लोग मुकदमा नहीं लिखाते। बलात्कार हो जाता है, लोग मुकदमा नहीं लिखाते हैं। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, आदमी जाने लगा है, नहीं होता था। अतीक ने कितने लोगों को मरवा के फेंकवा दिया, पुलिस वालों को फोन कर दिया कि लाश उठा लेना। ये लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये सामान्य, हाँ, ये आम लोगों की बात। और दरोगा को सीधे फोन करके, फला थाने के थानेदार को फोन करके कहा उठा लो, लाश पड़ी हुई है। ये अशरफ करता था। तो रेस्टोरेंट में थी लड़की, उसको दिखी, लड़की दिखी, बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तो उसने कहा कि साहब क्या लेंगे? बोले आज इन्हीं को लेंगे। तो बोले साहब यहीं सर्व कर लूँ या रूम में खाएंगे? बोले यहाँ खाएंगे तो हड्डी कहाँ फेंकेंगे, रूम में भेज दो। तो अशरफ ऐसा था, और वैसा वो भी था, बेटा उसका जो मारा गया, असद, वो भी ऐसा ही था। एक लड़की को लगातार टॉर्चर किया उस लड़के ने, सब कुछ किया उसके असद ने। वो लड़की मैं फैमिली के मुंबई भाग गई, इतना जीना हराम कर दिया था। शादी करनी नहीं है, सिर्फ सेक्स टॉय था उसके लिए वो। और जब मार दिए गए सब लोग, वो फिर आ गए वापस। तो एक आतंक का युग खत्म हुआ है इलाहाबाद में। एक आतंक का युग खत्म हुआ है। आज अतीक का बेटा जब गुहार लगाता है
कि हमको अन्यथा परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है हमारी, हाथ जोड़ के। कितने लोग गुजारिश करके चले गए होंगे। एक आदमी गाड़ी बैक नहीं करेगा, उसकी हत्या हो जाएगी। एक लड़की जो अपने रिश्तेदार की लड़की है, वो सिर्फ एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। प्यार तो किसी को किसी से भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन पहली बात तो ड्राइवर था, दूसरी बात वो हिंदू भी था। अरे बाप रे। तो अतीक ने उसको तो मरवाया, अपनी रिश्तेदार की बहन भी मरवा दी, ड्राइवर को भी मरवाया और लड़की को ऑनर किलिंग करवा दी। ऑनर किलिंग करा दी। ये मदरसा आपको पता ही है, हाँ। बच्चियां शिकार हो गई। डिटेल में बताइए जरा उस मदरसे कांड के बारे में। और ये भी मुझे जानना है कि मनोज जी, पहले आप उसका जिक्र कीजिए, मदरसा कांड क्या था। एक्चुअली क्या था, ये जो अतीक बेसिकली रेलवे स्क्रैप का काम करता था। ठीक है, वो बड़ा काम था वो। हाँ, उस पूरी बेल्ट पे। नॉर्थ ईस्ट है, क्या कहलाता है वो, नॉर्दर्न रेलवे। हाँ, नॉर्दर्न रेलवे का सबसे बड़ा स्क्रैप का काम था इलाहाबाद में। इलाहाबाद से ही सब कुछ गवर्न होता है रेलवे का, यूपी की तरह इधर पूरा पे। तो स्क्रैप का मतलब रेलवे का जो स्क्रैप निकलता था। तो अतीक का गैंग बड़ा हो चुका था, चांद बाबा को वो मार चुके थे। तो पहले तो वसूली चलती, फिर उसको लगा गैंग बड़ा हो गया है, आदमी बड़ा होना है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, तो स्क्रैप का धंधा शुरू किया उसने। अब वो करोड़ों का स्क्रैप लाखों में खरीद के अरबों में बेच देता था, इस टाइप का मसला था, दबदबा था। इसके बीच में लालू यादव रेल मंत्री थे। उन्होंने कहा कि मोटे स्क्रैप से, जो मोटा स्क्रैप है रेलवे का, उससे रेलवे के पहिए बनेंगे, अब इसको स्क्रैप में नहीं किया जाएगा। तो महीन वाला स्क्रैप बचा जो किसी काम का नहीं था। और दूसरा, झांसी, इतना तंग आ चुके थे इलाहाबाद वाले स्क्रैप वाले लोग, झांसी, उसको झांसी शिफ्ट कर दिया। अब यहां से अतीक का धंधा कम हो गया। अब अतीक करे तो क्या करे, क्या हो सकता है इलाहाबाद में? तो इलाहाबाद में या तो गंगा जमुना में बालू मोरंग खो दी जाए, उस पर दूसरे लोगों का हाथ था वहां पे। तो अतीक की नजर पड़ी कछार पे, गंगा कछार की जो जमीन है उस पर पड़ी। वो उसने कब्जा करना शुरू की, खरीदना शुरू की। 2 करोड़ की जमीन 20 लाख में। जब ये ऐसा होता चला गया तो सिविल लाइंस, दारागंज, फलानी जगह जो प्लॉट खाली से पड़े थे, जो मकान खाली हो चुके थे, उनको हत्या करके, लिखवा के, डरा के, अब वो सिविल लाइंस तक पहुंच गया। ये जो कछार की जमीन थी, इसमें वो अपनी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया था, जिसका पैसा नहीं दे रहा था ये उमेश पाल। हाँ, इलाहाबादी लैंग्वेज में पैसा कह गया। उसमें एक मदरसा पढ़ता था, अल नाम भूल रहा हूं मदरसे का। वो मदरसा डिजाइन बिगाड़ रहा था। ओके। तो उसने मदरसे के उससे कहा कि, और वो लड़कियों का मदरसा था केवल, कहा कि तुम इतने हिस्से में मदरसा कर लो, बाकी सब छोड़ दो। उसने कहा साहब छोड़ेंगे नहीं। तो मदरसा इतने सालों से चल रहा, अंजुमन मदरसा कुछ इस तरीके का नाम था। 2-4-5 बार समझाया गया, हो गया बलात्कार। तो क्या किया फिर अतीक ने बदले में, क्या किया? अतीक के ने अपने गैंग उतार के वहां बच्चियों से बलात्कार करा दिया, मुस्लिम बच्चियों से। मदरसे में मुस्लिम ही पढ़ेंगे, गुरुकुल तो है नहीं सर। हाँ, नहीं, मैं इसलिए भी बात, हाँ, बिल्कुल। आप जिसलिए पूछ रहे हैं उसलिए बता रहा हूं आपको। दर्दनाक कांड है सर। 13-13, 12-12 साल की लड़कियां सर, 16 साल की लड़कियां हैं। उसमें रिक्शे वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले पकड़ाए गए। और ये मुलायम सिंह की गवर्नमेंट का लास्ट इरा था। ये लास्ट इरा 3 कांड हुए। एक निठारी, दूसरा मेरठ में कविता कांड, वो जो एसोसिएट प्रोफेसर मार दी गई, आज तक उसकी लाश नहीं मिली, जिसमें रालोद वाले जो मंत्री थे सरकार के साथ, किरणपाल सिंह, मिराजुद्दीन, ये सब, इनका सबका नाम आया था। और मदरसा कांड, तो मदरसा कांड में बच गया वो। जमीन अतीक को मिल गई, मदरसे की जमीन तो आई गई ना। तो उस कांड के बाद उन्होंने जमीन खाली कर दी। ओ, क्या करते? और उस वक्त कितनी बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ था? मेरे ख्याल से करीब से 7 बच्ची, 8 बच्चियां थी। ओके। वो बलात्कार नहीं था सर, मैसेज था। देखिए, जब एक आदमी गाड़ी बैक करने के लिए तैयार नहीं होता है, और तैयार ना होने की वजह है, वो बैक करके पीछे गली में फंस रहा है, वो कह रहा है आप गाड़ी इधर कर लीजिए तो मैं यूं निकाल लेता हूं, क्योंकि आपके पास बैक करने की जगह है। हाँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। उसने कहा अच्छा तुम सलाम से बैक करवाओगे। ये जब चीज होती ना,
हर चीज का एक मैसेज है सर। लेकिन मनोज, अगर फिर उस क्रिमिनल माइंडसेट को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गया। आप पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, आप अपने अहंकार में किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आदमी कितना भी शैतान क्यों ना हो, कितना भी दरिंदा क्यों ना हो, अगर उसमें लेश मात्र भी मानवता है तो एक पॉइंट पर आकर वो सोचता है कि क्या मुझे ये करना है। अगर कोई मदरसे की ज़मीन खाली नहीं कर रहा, रिवेंज के तौर पर ये आइडिया आपके दिमाग में आता है कि मैं 12 या 13 साल की बच्चियों के साथ गलत काम करवा दूं, बिना ये सोचे कि उन बच्चियों का उस ज़मीन को खाली करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच ही नहीं रहे हैं और ये आप करवा पा रहे हैं, मैं उस क्रिमिनल माइंडसेट की जो घिनौनापन है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। और जो मुझे हैरानी होती है कि उसके बावजूद अगर जब अतीक का भी मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, तो बहुत सारे उसकी बिरादरी के लोग भी थे, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो खुलकर कह रहे थे कि वो तो रॉबिन हुड था। तो क्या वो लोग ये सब नहीं जानते हैं, भूल गए हैं? जब मदरसा कांड हुआ तो मुस्लिम पंचायतें बैठी, अतीक ने पंचायतों में माफी मांगी, लेकिन उसके बाद अतीक कोई चुनाव नहीं जीत पाए। वो मुसलमान जो अतीक को अपराध से पॉलिटिक्स की दुनिया में वोट देकर लाई थी, वो वोटर, कंसोलिडेट वोटर, अतीक तो डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, मालूम आपको? हाँ। वो कछार में जो उसका विधानसभा थी, वहां पे पकड़ पकड़ के मुसलमान ला रहा था। वहां वोटर बनेगा वो, ताकि उसकी जीत हमेशा मोहर बंद रहेगी। जीतेंगे तो है ये, लेकिन मदरसा कांड के बाद अतीक हर चुनाव हारे हैं। उसके बाद मुसलमान समझ गए कि ये अपराधी है। अतीक जानते हैं किसका था? अतीक हिंदू का नहीं था, अतीक मुसलमान का नहीं था, अतीक रिश्तेदारों का नहीं था, अतीक दोस्तों का नहीं था, किसी का नहीं था। अतीक सिर्फ अशरफ का था, अतीक सिर्फ शाइस्ता का था, अतीक सिर्फ अपने बच्चों का था, और अतीक सिर्फ दरिंदगी का था, हैवानियत का था, शैतानियत का था। इसके अलावा अतीक किसी का नहीं था। और हम चर्चा के आखिर में आ रहे हैं, तो यूपी की राजनीति की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बड़ा सीधा और डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, और आपने मुझे पहले भी कहा था कि मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं बेझिझक जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों का परसेप्शन यूपी को लेकर यह है कि एक तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है या जो उनका तरीका है, भले कुछ चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट हो ना हो, लेकिन लोगों को पसंद है, बतौर नेता भी पसंद है, तौर तरीके भी पसंद है, और बहुत सारे लोग उनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी चीज़ स्पष्ट है और साफ तौर पर सामने है कि शायद सेंटर में बीजेपी के भीतर शायद कुछ लोग उनकी इस लोकप्रियता से या उनके इस बढ़ते कद से थोड़े विचलित हैं, बेचैन हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी नहीं रख पा रहे हैं, बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनकी पसंद के नहीं आते हैं, जो टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। कितनी इसमें सत्यता है? पहले तो ये कि हाँ, बेचैनी है उनकी लोकप्रियता को लेकर सेंटर बीजेपी में, और दूसरा उनको उस तरह से फ्री एंड नहीं मिला, और इसमें मैं 2024 की लोकसभा में जो टिकट वितरण हुआ उसको भी शामिल करूँगा। देखिए, संभावना की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। दूसरा, आप कहते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है, ये सत्यता ही है। अच्छा, इसमें कितनी और उतनी की बात ही नहीं है। तो मतलब योगी जी की लोकप्रियता से खुद बीजेपी के बड़े नेताओं में बेचैनी है, इसमें सत्यता है। चलिए, माफ कीजिएगा, मैं एक चीज आपको पलट कर दे रहा हूं, उसका एक लाइन का जवाब दे दिए और काम खत्म करते हैं। यहां हमारे 3 लोग बैठे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं अपनी अपनी आंखों से। इन तीनों से पूछ लीजिएगा और आप बता दीजिएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो किसे बनना चाहिए? हाँ, वो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। किसको बनना चाहिए? वो तो चर्चा का विषय ही नहीं है। वो अमित शाह को बनना मैंने पहले सब, हाँ, उस तरह से उसी तरह की बात कर रहा हूं। अमित शाह को बनना चाहिए। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या होगा, दिल में क्या होगा? अमित शाह मेरे उत्तराधिकारी बने। अब ये पार्टी तय करती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी कहेगी वो बनेगा। ये पब्लिक फोरम पर एक अलग फेस है, अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो साहब, जो लोग गुर्बत, परेशानी और मुसीबत के दिनों के साथी हों, वो ये चाहते हैं। मनोज राजन त्रिपाठी जिस दिन किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, किसी चैनल या किसी अखबार के एडिटर बनते हैं, तो मेरी पहली चॉइस होती है कि पॉलिटिक्स के लिए, क्राइम के लिए, धमाके के लिए ये 4 रिपोर्टर्स बहुत अच्छे। मैं भाई भतीजे की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आज तक अपने 30 साल के करियर में
अपने किसी पारिवारिक सदस्य को कोई भर्ती नहीं दी है, अगर वो टैलेंटेड नहीं है तो। मनोज जी, थोड़ा इसको अपने और खुल के ही बात कर लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सेंटर में जो बीजेपी की लीडरशिप है, उससे लगता है जो स्वाभाविक दावेदारी है वो मोदी के बाद अमित शाह की बनती है, लेकिन इधर योगी जी का कद इतना बढ़ गया चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, किसकी कितनी लोकप्रियता है इसको साबित करने की जरूरत नहीं, वो सबके सामने है। और वो जो स्वाभाविक तौर पर बढ़ती लोकप्रियता है उसने बीजेपी के बड़े नेताओं की ख्वाहिश पर एक तरह से पलीता लगा दिया, उस पर भारी पड़ गई है ना। तो मैं नेचुरल चॉइस की बात कर रहा था। तो अगर आप योगी जी की जो पहली गवर्नमेंट है योगी 1, हाँ, उसका आधी गवर्नमेंट गुजार दी है, शुरुआत के दिन गुजारी, मतलब 5 साल की गवर्नमेंट तो 2.5 साल गुजार दीजिए, ठीक है। तब तक तो योगी आदित्यनाथ नहीं थे ना, नहीं थे ना। तब तक देश यही सोच रहा था कि मोदी जिस दिन भी रिटायर होंगे अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। सिस्टम ने मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने प्रूव कर दिया। अब देखिए, बहुत सारे चीफ रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो चीफ रिपोर्टर बनने के बाद भी अपनी बीट नहीं छोड़ना चाहते ठीक है, सही बात है। तो अचानक, और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को अपने करीब इसलिए नहीं आने देते कि यार ये आया नहीं कि मेरी कुर्सी खाई। हाँ। तो योगी जी का वो पूरा मसला छुपा हुआ था। अचानक योगी आदित्यनाथ ने, मैं छोटी सी चीज से शुरुआत करता हूं, लास्ट की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं हुए थे। हाँ। मनोज सिन्हा को प्रसाद मिल गया था और वो चल दिए थे मंदिर दर्शन करने मेरे। अच्छा, यहां तक बात पहुंच गई। नहीं, मनोज सिन्हा घोषित हो चुके, मतलब केवल बताया नहीं गया था, बाकी था। तो मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, इन सब लोगों का नाम चल रहा था। मैं उस समय न्यूज़ 18 में एडिटर था, मेरे पास सारे नाम आ रहे थे। कुछ लोग मुझसे ऐसे कह रहे थे कि अरे इतने नाम चला रहे हो तो मेरा भी चला दो। अच्छा। तो मैंने वो भी नाम चला दी, क्या दिक्कत है। इसी दौरान मेरे पास एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का फोन आया। उन्होंने कहा सारी बातें किनारे करिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा है। अच्छा, और तब तक उनका नाम मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं था, उनका नाम ही नहीं था। और उन केशव मौर्य मुख्यमंत्री, मतलब अगर मनोज सिन्हा नहीं होते तो केशव मौर्य होते, अध्यक्ष थे, थंपिंग मेजॉरिटी से भाजपा को लाए थे उत्तर प्रदेश में वापस। तो क्या कहा उन्होंने ब्यूरोक्रेट ने? उन्होंने कोई नहीं, केशव मौर्य भी नहीं बन रहा, मनोज सिन्हा भी नहीं बन रहा है, योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। मैंने 2 मिनट का पॉज लिया, मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी खबर नहीं चलाएंगे, ऐसा ना हो गलत हो जाए। फिर मेरे पास एक बहुत बड़े ठाकुर नेता का फोन आया। ठाकुर भी था और नेता भी बड़ा था और गंभीर आदमी था, ठीक है, पॉलिटिकली अवेयर, अपनी बातों में दम रखने वाला आदमी। और ये बीजेपी का ठाकुर नेता था? ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा आज अभी भी आप सोर्स नहीं बता रहे थे सारे। उनका फोन आया। जब 2 ब्यूरोक्रेट्स और इस नेता का फोन मेरे पास आ गया, मैंने कहा अब कोई टाल नहीं सकता, मैंने खबर चलाओ, योगी आदित्यनाथ बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, समझिएगा, ये रिस्क नहीं था बहुत बड़ा? इसकी कोई दिक्कत नहीं। रिस्क तो सर ये भी था कि न्यूज़ 18 में थे, 64 बच्चे मर गए ऑक्सीजन से, मर गए, खबर चला दी। 1 मिनट बाद सरकार से फोन आ गया, अच्छा, कि खबर गिरा दीजिए। नहीं गिराई साहब। और 21 साल की बात है, बस योगी आदित्यनाथ बने तो गोरखपुर में 64 बच्चे नहीं मरे ऑक्सीजन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खबर चलाई, नहीं हटाई सर, नहीं हटाएंगे, यही काम करने आए। चलिए, ये एक अलग चीज है। जैसे ही चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और न्यूज़ 18 पे चल रहा है तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो सारे देश की खबर सुन लेते हैं, लेकिन एक जमाना था जब ट्रिब्यून में वो खबर छप जाती थी तो सोचते थे ये सच है। तो न्यूज़ 18 की नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में खासकर ये स्थिति है। न्यूज़ 18 ऐसे देखा जाता है, इतना सच माना जाता है। अरे अब तो बहुत सारा डीके हो गया, मतलब अब बहुत सारा पूरे मीडिया में ही अलग अलग तरीके की चीचा लेदर हो चुकी है, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ नाम मैं चलाता हूं, अचानक पूरे प्रदेश में स्लाटर हाउस जो थे वो बंद होने लगे हैं, विद इन नो आवर्स। क्या बात कर रहे हैं? अचानक पूरे प्रदेश में पुलिस ने ऑपरेशन मजनू शुरू कर दिया। हाँ। कॉलेज के सामने, फला के सामने, ढिमाके के सामने छेड़छाड़ करते हुए सारे लड़कों को, आदमियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ये उस आदमी के नाम आने, जबकि पार्टी ने घोषित नहीं किया है, केवल मनोज राजेंद्र त्रिपाठी ने चलाया, ये तब हो गया। फिर उसका नाम पार्टी ने घोषित किया।
समझिए क्या ऑरा लेके आया वो आदमी। उसके बाद उस आदमी ने 2.5 साल आराम से बैटिंग की। गोली चलाओगे तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा, ठोकोगे किसी को तो ठोक देंगे। लाए तो अपना तेवर बताना शुरू किया। यहां तक योगी आदित्यनाथ थे जो संसद में कभी रोए थे। सही बात है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की लिस्ट बनाई, गुंडों की कार्रवाई शुरू की, बुलडोजर चलने लगा कि अगर किसी आदमी ने किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ रेप किया तो वो आदमी तो जाएगा ही जाएगा, उसके आसपास की संपत्ति, उसका घर, उसका ये भी सब चौपट कर देंगे। क्या हो रहा है? मैसेज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेप और अपराध खत्म हो गया है, हाँ, नगण्य तो हो ही गया है। सही। नील अपराध कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकता। अभी मैं ही इंटरव्यू करते करते आपको गोली मार दूं, मेरे दिमाग के बैलेटपन की बात है, पता नहीं क्यों मार दूं मैं आपको। तो इसको अपराध तो नहीं कहा जाएगा। अपराध तब होता है सर जब सड़क पे औरत चली जा रही हो और उसकी कोई चेन छीन ले जाए। जब आदमी चैन से सो रहा हो, अचानक चड्डी बनियान गैंग आपके घर में हमला कर दे, अब तक 8-10 घर लूट चुका हो, मार चुका हो, इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोलते हैं। वो तो नहीं होती है। हाफ एनकाउंटर नाम की पॉलिसी शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, घुटने तोड़ देते हैं गोली मार के, काम खत्म। आप जिंदगी भर जॉन इब्राहिम बन के जो घूम रहे थे आप। तो ये सारी तो बड़ी अच्छी चीजें, फिर बेचैनी कहां पर? ना, यही तो सुनने वाली बात है आपकी। यहां से योगी आदित्यनाथ हो गए, बाबा बुलडोजर हो गए। हाँ। और यहां से चैलेंज पहुंचा अमित शाह तक, कंटेंडर आ गया सामने। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा के वेल में बैठ के आंदोलन करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। किस मुद्दे पे? वो उनके काम नहीं हो रहे थे, अफसर काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी को लेकर। हरीश द्विवेदी जो बस्ती के सांसद हैं, वो बस्ती में धरने पर बैठ जाते हैं। सांसद बीजेपी की सरकार, डबल इंजन, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि कमिश्नर और डीएम उनके काम नहीं कर रहे। मिर्जापुर का सांसद, खरवार नाम था उनका, वो चिट्ठी लिखते हैं सरकार के खिलाफ। माहौल बनना शुरू होता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष थे, वर्तमान में उनको राज्यसभा भेजा गया है। उस बंदे की गाड़ी नहीं जाती है योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में, पुलिस वाला रोक देता, नहीं यहां से आगे नहीं। श्रीकांत जो ऊर्जा मंत्री थे, श्रीकांत शर्मा, उनको ट्विटर पे लिखना पड़ता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम, मथुरा की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। प्रकाश द्विवेदी जो लगातार 2 बार से बुंदेलखंड बांदा का विधायक है, ट्रकों के चक्कर में एसडीएम उसकी ऐसी तैसी कर देता है। नहीं, आप जो मनोज जी बता रहे हैं, जनता को यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि अगर अब उन्हीं की सरकार के विधायक, बीजेपी के विधायक या मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि उनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। या तो वो जेन्युइन शिकायत कर रहे हैं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जो भी सेंटर के कोटे की, जिनकी हमदर्दी या जो सेंटर के उकसावे पर कर रहे हैं, और योगी सरकार को पता है कि ये मंत्री कहाँ से लाए गए हैं और जानबूझ के उनके काम रोके जा रहे हैं, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि तुम मंत्री बिठा तो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली काम तो सरकार ही करेगी, हम ही करेंगे। क्या मैसेजिंग है इसमें? आपने बीच में सवाल पूछ लिया, मैं यहीं आ रहा था। तो इन सब लोगों के वन मैन शो हो गया। हाँ। यूपी में वन मैन शो हो गया। अब वन मैन शो ऊपर, प्रधानमंत्री के अगला प्रधानमंत्री कौन, अगला मोदी कौन, इसको चैलेंज कर दिया इसने। हाँ। अब सेंट्रल के कोटे के बीसीओ मिनिस्टर हैं, चाहे शर्मा जी हो, ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री, या अभी तक जितिन प्रसाद थे, अब हट गए, सेंट्रल चले गए, नितिन अग्रवाल हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, केशव मौर्य हो गए। कहां होते हैं काम? अपने विभाग का एक डॉक्टर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, नहीं होता, ट्रांसफर के सीजन में नहीं होता है। सबको रोक दिया। क्यों? तुम ऊपर से पावर लाए हो, हमारी पावर ये है, बना दो मंत्री, ब्यूरोक्रेट तो हमारा होगा। अब ऊपर से क्या होता है, जब तक योगी सरकार है, पिछली 2 बार की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ अपने मन का डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं बना पाए। अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे,
उनको नहीं बनाया गया और दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर जिस दिन हो गए थे उस दिन उनको एक्सटेंशन देके मुख्य सचिव बना दिया गया। और मनोज, इसमें कितनी सच्चाई है कि 2022 में जब इलेक्शन होने थे तो उससे पहले बीजेपी ने तैयारी कर ली थी कि योगी को हटा देते हैं किसी आधार पर, और कुछ बीजेपी ने कुछ शायद बाहर से, दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे जिनको योगी के बंगले के आसपास कहीं घर देने की तैयारी थी, उनको मंत्री बनाने की भी तैयारी थी, लेकिन योगी ने स्टैंड लिया कि नहीं, ये नहीं होगा मेरे होते। ऐसा भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन बाद में बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। कितनी सच्चाई इन बात? मैं शर्मा जी का पूरा नाम भूल रहा हूँ, एम.के. शर्मा नाम क्या? नहीं, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा वो ब्यूरोक्रेट है जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, खैर आप नहीं, ठीक है, उनका नाम लेने में कौन सी दिक्कत है। ठीक है। वो उत्तर प्रदेश में जब पहली सरकार में भेजे गए थे तो भेजा गया था इनको मंत्री बनाया जाएगा और गृह विभाग इनको दिया जाएगा, नहीं दिया गया। तो ये हुआ योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। दूसरी सरकार में ऊपर से कोटा फिक्स हो गया, नगर विकास भी उन्हीं के पास है, ऊर्जा भी उन्हीं के पास है। वो ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट ऊर्जा मंत्री, मोदी का खास सेंटर दौरा भेजा गया, एक सब स्टेशन का मुआयना करने जाता है और उस सब स्टेशन की ही लाइट चली जाती है। वो मोबाइल की टॉर्च से रजिस्टर चेक कर रहा है। अब आप समझिए, मैसेज समझिएगा। मैं उन कार्टूनिस्ट लक्ष्मण साहब जो थे, कार्टून बनाते थे, क्या होता, आयरनी कितनी है इसके अंदर कि एक ऊर्जा मंत्री जो पूरे प्रदेश में बिजली दे रहा है, वो बिजली के सब स्टेशन में अपनी मोबाइल की टॉर्च से रजिस्टर देख रहा है। कार्टून और कहानी अपने आप में कंप्लीट है। ये हालत है मंत्रियों की। तो तुम डाल तो हम पात। आज प्रदेश सरकार तैयार हो गई ना जातिगत जनगणना कराने के लिए, सेंट्रल तैयार हो गई ना जातिगत जनगणना, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में आज भी हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। चाहे संभल में होली हो तो मस्जिदों को तिरपाल चढ़ाना पड़ेगा। संभल में कल्कि का अवतार है, अब तक 74 तीर्थ स्थल ढूंढे जा चुके हैं। क्यों मालूम है? ये योगी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। माहौल बना के रखना चाहते हैं। वो ध्रुवीकरण की ही राजनीति पे काम करना चाह रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जातियों को साथ लेके चलना चाह रही है, क्योंकि अयोध्या हार चुकी है। तो वो अपनी पॉलिसी से चला रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अपनी पॉलिसी से चला रहे हैं। उनको मालूम है बिल्कुल कि उन्होंने जो चेहरा कमाया है वो चेहरा प्रधानमंत्री लायक हो गया। मैं एक लाइन कहूंगा, मैं पूरे देश में जाता हूं, दुबई भी घूम आया हूं किताब के लिए। ठीक है। वहां जब मैं स्टोरी टेलिंग के लिए बुलाया जाता हूं या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको सच बताऊं, बुलाने वाले लोग मुझसे एक बात जरूर कहते हैं, सर आपसे योगी आदित्यनाथ के बारे में जरूर बात करनी है। अब आप ये समझ लीजिए, अक्रॉस इंडिया, बिल्कुल अक्रॉस पार्टी लाइन, हर जगह आदमी योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करनी चाहिए, तो उस आदमी ने अपना कद कहां पहुंचा। तो जब योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्म से, अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अपने आप को वहां पहुंचा दिया है, तो दिक्कत किसको हो सकती है? बिल्कुल उस आदमी को जो मोदी के बाद अगला पसंद हो सकता है। लेकिन जिसे कहते हैं ना मनोज, इसमें मुझे खुद उदाहरण की याद आता है कि जब सच इतना सामने है प्रत्यक्ष तौर पर, उससे हम आंख तो नहीं मूंद सकते। 2014 में के चुनाव से पहले 2013 में जो गोवा में सम्मेलन था, आपको याद हो, जब आडवाणी जी शायद खुश नहीं थे कि, और उनके साथ आडवाणी जी का सुषमा जी, शिवराज सिंह चौहान भी शायद नहीं चाहते थे कि मोदी की दावेदारी हो। लेकिन मोदी का तब तक वो रसूख या कद बन चुका था कि उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता था। और क्योंकि डिनाई नहीं कर सकता था तो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ा उस वक्त मोदी को। तो क्या यही स्थिति आज नहीं है? क्योंकि और आज तो सोशल मीडिया और 10 साल बाद ज्यादा बहुत बड़ा हो चुका है। जो आप कह रहे हैं कि दुबई में लोग आपसे योगी के बारे में पूछ रहे हैं, खुद बीजेपी के किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, लोग कहते हैं योगी की रैली करवाओ। जब ये सच इतने प्रत्यक्ष तौर पर सब सामने है, तो सिर्फ आपके चाह भर लेने से कि नहीं नहीं इनकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है, नहीं नहीं अभी उसकी तो उम्र बहुत कम है, इससे कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि इकबाल तो किसी भी लोकतंत्र में आखिर में जनता का ही है ना। जनता ने अगर ये तय कर लिया तो आप कब तक उस सच से आंखें बंद करें, मुंह मोड़ेंगे? हाँ, मतलब अब तय तो विद इन पार्टी होना है। जैसे राजनाथ सिंह या जितने भी लोग थे, सारे लोग थे, चाहे भले ही मोदी के विरोध में रहे हो, लेकिन मोदी को आखिरकार चुनाव का चेहरा बनाना तो पड़ा। तो ये योगी को चेहरा बनाना पड़े तो ऐसा संभव है, और संभव किसी अमित शाह के काम में कोई कमी थोड़ी ना है। हाँ। और मोदी हैं, योगी हैं। मोदी ने पूरे विश्व में जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो दूसरे देशों से संबंध हैं, वो मोदी का कमाल है। हाँ। वो मोदी बनना
और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए काम करके अपने आप को प्रधानमंत्री फेस बनाना, दोनों में फर्क, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बनना अभी बाकी है। लेट्स सी 2027 का चुनाव में क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। हाँ बिल्कुल मनोज जी, खैर बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। इस पर मैं ये टिप्पणी बस जरूर करूंगा कि जब योगी नहीं आए थे 2017 में, तब भी बहुत सारे लोगों की अप्रीहेंशन थी कि अरे आपने तो एक यूं कहे कि एक धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में उतार दिया, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। लेकिन आज जो उनका मॉडल है, कुछ भी कहो सही है या गलत है, लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां भी अपराधियों के बुलडोजर चले थे, मध्य प्रदेश में भी चले थे, अभी कश्मीर में भी हम देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजों में लोग फॉलो करते हैं। तो 17 में भी शंकाएं लोगों ने जाहिर की थी, लेकिन आज लोग उन्हीं उनके प्रशासनिक क्षमता की वजह से तारीफ भी करते हैं। तो फिर पीएम बनेंगे, उसके बाद अगर नौबत आती है तो तब पता चलेगा उसके योग्य है या नहीं। अभी तो बीजेपी को और भी देखना पड़ेगा। हाँ। अभी बीजेपी को और भी देखना है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोई कमजोर आदमी नहीं है। हाँ। उनका पीडीए फार्मूला ने दिखा दिया लोकसभा चुनाव में, जहां उत्तर प्रदेश में बिना योगी के सीटें कहां से कहां पहुंच गई थी। वहां योगी के रहते हुए भाजपा ने अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया होता पिछली बार की तरह, तो क्या आज एनडीए की सरकार होती? आज बीजेपी की थंपिंग मेजॉरिटी की फिर सरकार होती, और किसी नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी नहीं लेनी। लेकिन उसके लिए तो जिम्मेदार खुद बीजेपी है ना। वहाँ टिकट वितरण में लोग कहते हैं, इसमें भी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि विद इन पार्टी झंझट है भाई। कि चली नहीं ना उनके टिकट वितरण में। सेंट्रल कभी कभी ये करता है कि सीटें कम हो जाए तो योगी को मुख्यमंत्री ना बनाना पड़े, तो योगी भी कुछ करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। तो दोनों तरफ से बातचीत चलती है ना। पार्टी की आपस की जो लड़ाई है ना, इसने एक चांदी की तश्तरी बनाई है और मुद्दा विपक्ष के हाथ में दे दिया है। और विपक्ष के नाम पर मायावती साइडलाइन है, कांग्रेस वहां से लगभग अभी गायब है, आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो साइकिल के करियर पर बैठेगी। उसको वहां पे रोमिंग लगती है, और टावर सारे वहां पे समाजवादी पार्टी के हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को है, और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला फिलहाल तो सुपर हिट है। तो ये टक्कर 2027 में मिलेगी, और 2027 विल डिसाइड कि योगी कहां जाते हैं। बिल्कुल। और आपकी जब ये बात करें तो मुझे वो इंग्लैंड और भारत का जो आखिरी टेस्ट चल रहा था, जब लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, तो हैरी ब्रुक ने खराब शॉट खेला, वो आउट हो गया और भारत का जीतने का रास्ता साफ हो गया। बात इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी जब आप जीतते हुए लग रहे हैं तो आपकी खुद की गलती आपको हरा देती है। तो शायद बीजेपी की राजनीति में ऐसा ना हो कि जब लग रहा है उनको कोई कहीं चुनौती नहीं है, तो ऐसा ना हो कि खुद ही अपनी तरफ से इतनी मुसीबतें क्रिएट कर ली जाएं अपनी महत्वाकांक्षा में, कि वो दुश्मनों को एक मौका दे दें। तो ये शायद बीजेपी को सोचना है। बहरहाल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतने विस्तार से, इतने प्यार से, और इतने यूं कहूं कि आपने जो जिस तरन्नुम में आप अपनी बात रखते हैं और जो संवाद वाला आपका लहजा है, वो मुझे लग रहा है इस बातचीत को खास बनाता है। और जो हर विषय पे आपकी गहराई है, और सबसे बड़ी बात जो निरपेक्ष तरीके से आप रखते हैं, मुझे लगता है कि उसका कोई सानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका वक्त निकाला, बातचीत की और हमारे दर्शकों को एनलाइटन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।